हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे एंजॉय के साथ। आइए मित्रों, आज जो मैं जिस अनुच्छेद की चर्चा करने चाहता हूँ वो अनुच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो अनुच्छेद भी आप देखिए, ठीक है। जितने भी प्रश्न संविधान से पूछे जाएंगे, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपकी संविधान के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे और आप सारे प्रश्न लगभग करके आओगे। इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% में 90% तो आपको मेरे लेक्चर के ही माध्यम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 90% कवर कर लिया तो फिर 10% कवर करने में कितना देर होगी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, तभी आपका गलत होगा, नहीं तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब 100% आपको प्राप्त होगा। आइए, जो संसद से संबंधित हमने पिछला वाले वीडियो में अनुच्छेद छोड़ा था, उस चीज़ को कुछ अनुच्छेदों के साथ कवर कर लेते हैं। और वो अनुच्छेद 120 आप सोच रहे होंगे सर बीच में क्यों छोड़ें, तो हम छोड़े कुछ नहीं है। उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद होंगे उस पर मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। वो अभी आप आगे देखेंगे इसके बाद की वीडियो में। तो अनुच्छेद नंबर यहाँ आप 120 इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा 122 भी इम्पोर्टेंट है और 123 इस पर तो चर्चा करनी ही करनी है। क्लियर। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 120 में संसद के सदस्यों के द्वारा अपनी बात को जिस भाषा में करना है उसके संदर्भ में बात कही गई है, ठीक है। तो सामान्यतः अनुच्छेद नंबर 120 में संसद के सदस्यों के द्वारा उपयोग की जाने वाली संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा जो बताएगी वो हिंदी और अंग्रेजी। उर्दू भी है, कुछ बुकों में उर्दू नहीं दिया गया है लेकिन उर्दू भी है। ये 3 भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है, अगर कोई संसद सदस्य अपने मातृभाषा में अपनी बातें रखना चाहता है, अपनी बातें रखना चाहता है तो रख सकता है, किंतु इसके लिए आपको लिखित रूप से अपने रिपोर्ट किसको सौंपने होंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपने होंगे और वहाँ से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद आप अपनी भाषा का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब मातृभाषा में अगर आप अपनी भाषा का उपयोग करते हैं इस हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा, तो आपको कुछ एक प्रक्रिया के दौर से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उस प्रक्रिया को आपको अपनाना नहीं होगा। क्लियर। अनुच्छेद नंबर 122 के तहत क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 122 के तहत यह बताया गया है, संसद के किसी मामले में खासतौर विधिक मामले में प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अनुच्छेद नंबर 122 कहीं न कहीं पृथक्करण, किसका पृथक्करण? शक्ति का पृथक्करण
के सिद्धांत को फॉलो करता है। और पृथक्करण की बात निर्देशक तत्व अनुच्छेद नंबर 50 में भी कही गई। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका संसद के कार्यों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये बात अनुच्छेद नंबर 122 में कही गई है। क्लियर। आते हैं अनुच्छेद नंबर 123 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आखिर में अनुच्छेद नंबर 23 है क्या, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अनुच्छेद नंबर 123, अनुच्छेद नंबर 123 के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद करिए। पहली बात, इसके माध्यम से अध्यादेश लाया जाता है। पहला, अध्यादेश लाया जाता है। एक पॉइंट ये आप नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट, अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। ऐसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के द्वारा नहीं लाया जाता है, राज्यपाल के भी द्वारा लाया जाता है। लेकिन जब राज्यपाल के लिए लाया जाएगा तो वहाँ अनुच्छेद नंबर 213 का उपयोग किया जाएगा। ये अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है, अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अंकों के पोजीशन में परिवर्तन है। अंकों में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अंकों के पोजीशन में यहाँ परिवर्तन है। 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा, 123 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। अगला, राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, लेकिन किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर लाया जाता है। स्व विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, मंत्री परिषद के सलाह पर लाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला, खास तौर उस समय लाया जाता है जिस समय विधि बनाना आवश्यक हो, यानी विधि बनाए जाने की आवश्यकता हो और उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसे स्थिति में अध्यादेश को लाया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे देश के लिए आवश्यक हो। तो हम इंतजार करेंगे कि संसद की बैठक हो तब, क्योंकि सरकार जिसकी है, दायित्व तो उसका है ना देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित करना। और कुछ लोगों की वजह के कारण संसद सत्र बाधित हो, स्थगित हो जाए, तो ऐसे स्थिति में अगर विधि बनाए जाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से विधि बना सकता है। अगला, यह विधि यानी कि अध्यादेश के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी वह 6 सप्ताह मान्य होगी। 6 सप्ताह मान्य होगी। इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि संसद अनुमोदन न करे तो। अब यहाँ क्या मतलब, संसद अनुमोदन न करे तो? इसका मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो ये अध्यादेश विधेयक का रूप धारण ले लेगा, यानी कि कानून का रूप धारण ले लेगा, विधेयक का नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी कर दिए हैं, तो राष्ट्रपति की पूरी स्वीकृति है। तो इसमें बस लोकसभा और राज्यसभा का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। अगर संसद ने अनुमोदित कर दिया तो ये 6 सप्ताह न होकर कई दिनों तक अधिनियम का रूप ले लेगा। क्लियर? नहीं तो ये स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाई हमारे के यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश लंबे समयों तक रहे, तब ये लोकतांत्रिक न होकर तानाशाही हो जाएगा ना।
तो ये तानाशाही नहीं चाहिए। ठीक है। अगला चीज़ ये कि जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जो होता है यह संसद के द्वारा बनाई गई विधि के इतना ही पावर रखती है। विधि के इतना ही पावर रखती है, लेकिन कब तक? 6 सप्ताह तक, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? तो अध्यादेश के संदर्भ में इतनी बातें को आपको ध्यान में रखना है मोटी मोटा। किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश की बात की गई है, किसके द्वारा लाया जाता है, कब लाया जाता है, कितने दिन के लिए लाया जाता है, और कब ये विधि का रूप धारण कर सकती है, और किसके सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। क्लियर? तो अध्यादेश से भी 6-7 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, नो डाउट। ठीक है। तो आज आपने देखा अनुच्छेद नंबर 122, अनुच्छेद नंबर 120 और अध्यादेश। ठीक है। नेक्स्ट टाइम बजट पर पूरी विस्तृत चर्चा होगी, तो इसके बाद का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, उसको आप मिस मत करिएगा। ठीक है। ये आपसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बजट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।